टेंथ वालों के लिए मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक का एक डेरिवेशन आज मैं करवाने जा रहा हूँ। अभी तक तो मैंने आप लोगों को नॉर्मल से रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ाया और मैंने ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी न्यूमेरिकल्स लगा लिए होंगे मेरे पिछले वीडियो को देखकर रेसिस्टिविटी वाले को। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक जो कि डेरिवेशन है। और इससे पहले मैं बताता हूँ कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको जो देखिए। ये समझिए जो रेजिस्टेंस मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, रेजिस्टेंस को हमेशा इस टाइप का एक सिंबल होता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इस टाइप का एक सिंबल होता है, इससे हमेशा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि इस सिंबल से ही रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, इसको मैंने फोल्ड करके मैंने रेजिस्टेंस बना दिया। अब जब करंट पास होती है तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होता है। किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड काफ़ी तेज होती है, लेकिन रेजिस्टेंस का काम है उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर देना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से होता हुआ इधर पहुंचता है इस एरिए में, वैसे ही पहले तो स्पीड से ऊपर जाता है, फिर लेकिन ये नीचे हो जाता है, फिर पीछे से एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने के लिए, फिर ये ऐसा होने की वजह से फिर से ये नीचे हो जाता है। इसलिए इसको ऐसा बनाया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट का अपोज कर सके, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज कर सके। अच्छा, अब देखिए ये टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ डेरिवेशन आपके लिए, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो हमेशा करंट के फ्लो का अपोज करती है। लेकिन रेसिस्टर वो डिवाइस होती है जो कि रेसिस्टेंस की तरह वर्क करती है अगर किसी कंडक्टर किसी भी सर्किट में उसको लगा दिया जाए। देखिए, तो इसके दो तरीके होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के। अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो आप दो तरीके से रेसिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, आप रेसिस्टर को सीरीज में भी लगा सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब लाइन से रेसिस्टर्स को लगा देना। जैसे एक ये है, इसके आगे मैंने एक और जोड़ दिया, उसके आगे एक और जोड़ दिया, उसके आगे एक और जोड़ दिया। जैसे कि मेरे पास एक लंबी सी रस्सी है, उस लंबी सी रस्सी में से मैंने 10 गांठें लगा दी। एक छोटी सी गांठ लगाई, उसके थोड़े आगे फिर से गांठ लगा दी, फिर आगे गांठ लगा दी। ऐसे करके मैंने बहुत लंबी रस्सी ली और उसमें गांठें बांध को मैंने रस्सी को छोटा कर दिया। इसी टाइप से क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जब एक लाइन से रेसिस्टर को लगा दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, जैसे पहला मैंने रेसिस्टर इस टाइप से लगाया, दूसरा रेसिस्टर इस टाइप से लगाया, तीसरा रेसिस्टर इस टाइप से लगाया, तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें सारे एक क्रम से लगे हुए रेसिस्टर। पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा, तीसरे के सामने चौथा, इस टाइप से जो रेसिस्टर्स लगे होते हैं उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे मैंने पहला रेसिस्टर इस टाइप से लगाया, उसके नीचे एक और रेसिस्टर इस टाइप से लगाया, उसके नीचे एक और रेसिस्टर इस टाइप से लगाया। अब देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें क्या रेसिस्टर एक के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरा नहीं जुड़े हैं। देखिए, ये सारे रेसिस्टर अलग अलग जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तार एक ही है, उसमें सब में एक ही मतलब एक ही तार में अलग अलग रेसिस्टर्स जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने इसको R1 माना, इसको R2 माना, इसको R3 माना, तीनों रेसिस्टर्स एक ही तार में जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो रेसिस्टर्स हैं वो अलग अलग हैं, आमने सामने जुड़े हुए हैं। हालांकि इधर तक ये एक साथ जुड़े हुए हैं, इधर तक देखा जाए तो अगर किसी तार से यहाँ पे जुड़े हुए नहीं है, मान लो मैंने एक बैटरी या सेल से इसको जोड़ दिया, यहाँ तक तो ये
लेकिन सीरीज में और पैरेलल में सबसे बड़ा एक जो चीज़ है वो ये है कि जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो करेंट जो है वो हमेशा सेम होता है हर एक रेजिस्टर के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ऑलवेज चेंज, पोटेंशियल हमेशा चेंज होता है फॉर ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल होगा वो चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे भी आई करंट रहेगा, इसके लिए भी आई करंट रहेगा, इसके लिए भी आई करंट रहेगा। वोल्टेज इसके लिए अगर V1 है तो इसके लिए V2 हो जाएगा, इसके लिए V3 हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब करंट इस रेजिस्टर से फ्लो करेगा तो करंट को यहाँ से यहाँ जाने में कुछ वर्क होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज बना इसकी वजह से। जब करंट यहाँ से यहाँ पर गया, यहाँ से यहाँ पर गया आगे चल के, तो चार्ज करंट फ्लो किया तो चार्ज में कुछ मूव करेगा, इसकी वजह से आगे जाने में कुछ और वर्क हुआ, इसकी वजह से V2 हो गया वोल्टेज, फिर आगे कुछ और वर्क हुआ तो V3 हो गया। तो वोल्टेज हर बार चेंज होता रहेगा, लेकिन करंट जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा सेम रहता है। करंट कभी भी चेंज नहीं होता, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, वरना आप डेरिवेशन में बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले केस में क्या होता है कि जब कभी भी स्विच ऑन करते हैं वैसे ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई फ्लो करने लगता है, लेकिन जब करंट यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं ए मान लूँ, इस पॉइंट को भी मान लूँ, जैसे ही करंट यहाँ पहुँचता है अब करंट तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर करंट गया तो यहाँ पर I1 हो जाएगा, यहाँ के लिए I2 हो जाएगा और यहाँ के लिए I3 हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज हमेशा सेम होगा। लेकिन वो कब होगा सेम? जब रेजिस्टेंस को आप एक के नीचे एक लगाएंगे, क्योंकि देखिए करंट को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क हुआ उतना ही करंट को यहाँ से यहाँ जाने में वर्क हुआ, उतना ही करंट को यहाँ से यहाँ जाने में वर्क हुआ। जब तीनों जगह करंट को जाने में वर्क सेम हुआ तो तीनों का जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। वोल्टेज हमेशा सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस को एक के नीचे एक लगाया जाए। आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस को एक के नीचे एक क्यों लगाया गया। मैं अगर इस रेजिस्टर को इसके नीचे ना लगा के थोड़ा आगे लगा देता या थोड़ा पीछे लगा देता या आगे पीछे इनको कर देता तो क्या वोल्टेज सेम नहीं होता? तो आंसर नहीं होता, क्योंकि वर्क अलग अलग करना पड़ता करंट को जाने में। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तीनों रेजिस्टेंस को एक साथ एक के नीचे रख दिए जिससे कि वोल्टेज सेम हो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज है रिमेन्स कांस्टेंट होता है या सेम होता है, और करंट ऑलवेज चेंजेस, करंट हमेशा चेंज होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेज है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है, जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे दिवाली का टाइम है, दिवाली के टाइम पे आप लोग अपने घरों में डेकोरेशन करते हैं, बड़े बड़े बल्ब लगाते हैं अपने घरों में डेकोरेट करने के लिए। अगर आपने एक तार में बहुत कई सारे बल्ब को बांध दिया एक साथ, की मतलब कई सारे बल्बों को आपने कनेक्शन एक वायर से कर दिया, तो वो एक टाइप का सीरीज सर्किट हो गया। सपोज दैट अगर कोई भी तार बीच से टूट जाए तो क्या आगे के बल्ब जल सकते हैं? नहीं जल सकते। क्यों नहीं जल सकते? क्योंकि एक तार के टूट जाने से आगे करंट फ्लो ही नहीं होगा। जब आगे करंट फ्लो ही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि सीरीज सर्किट में ये दिक्कत हुई। सीरीज सर्किट से ये प्रॉब्लम हुई कि भाई अगर एक तार भी खराब हुआ या थोड़ा सा भी कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमारे आगे के सारे बल्ब फ्यूज हो सकते हैं या आगे के सारे बल्ब खराब हो सकते हैं। इसलिए सीरीज सर्किट में बेनिफिट नहीं हुआ, इसलिए पैरेलल सर्किट को लेके आए। पैरेलल सर्किट क्या होता है कि जिसमें हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस अलग अलग जुड़ा होता है,
हर एक अप्लायंस का अलग अलग स्विच होता है जिससे आप उसको ऑन कर सकते हो। जैसे आपका एक रूम है, आपके घर पे एक रूम है और उस रूम में पंखे भी लगे हुए हैं, लाइट भी लगी हुई है, बल्ब भी लगे हुए हैं, एसी भी लगी हुई है और गीज़र आपका वॉशरूम है उसमें गीज़र भी लगा हुआ है। उसके अलावा और भी अप्लायंस आप कनेक्ट कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, फ्रिज भी रखी हुई है। तो आप ये देखते हो कि हर एक अप्लायंस को चलाने के लिए आपके घर में अलग अलग स्विच होता है। आपके पास एक फ्रिज आप चलाना चाहते हैं उसके लिए एक अलग स्विच है, टीवी के लिए अलग स्विच है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर सीरीज सर्किट में सबको कनेक्ट करते और अगर वोल्टेज कहीं से भी ज़्यादा हाई आ जाता तो जितने भी अप्लायंस अपने घर में हैं सारे के सारे एक ही बार में डैमेज हो जाते। इस चीज़ से बचाने के लिए अलग अलग स्विचेस बनाए गए, जिससे क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बेनिफिट होता है कि अलग अलग वायर्स होते हैं जिनमें करंट अलग अलग तरीके से जाता है और ये इसका बेनिफिट है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेरिवेशन। एक डेरिवेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है क्योंकि ये एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो डेरिवेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक रेजिस्टर ये लिया जिसका नाम दिया मैंने R1, एक और रेजिस्टर लिया मैंने जिसका नाम दिया मैंने R2, एक और रेजिस्टर ये लिया जिसका मैंने नाम दिया R3। ये तीनों रेजिस्टर्स को मैंने एक साथ एक सेल से कनेक्ट किया। आप बैटरी भी ले सकते हैं, सेल भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो स्विच है इसको जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो सेल है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई पास होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही करंट आई पहुँचता रेजिस्टर्स के बीच में से फ्लो होता है तो रेजिस्टर्स के दोनों एंड्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है जो कि V1 है। जब ये करंट रेजिस्टर R2 से पास होता है तो रेजिस्टर R2 के दोनों एंड्स के बीच में वोल्टेज बनाता है V2 और जब R3 से पास होता है तो उसके दोनों एंड्स के बीच में वोल्टेज बनाता है V3। अब कहा जाए कि टोटल वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि जब करंट इधर पास हुआ तो R1 से बनाया V1 वोल्टेज या V2 या V3, पूछा जाए टोटल वोल्टेज क्या होगा इस पूरे सर्किट का। तो टोटल वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम लोग निकालेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों वोल्टेजेस को हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज या रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए जब करंट आई यहाँ से पास होता है R1 रेजिस्टर से तो वोल्टेज V1 बनता है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ में हमें बताया जाता है कि अगर किसी भी सर्किट में करंट पास होता है तो वोल्टेज बनता है जो कि V इक्वल IR होता है। तो फॉर फर्स्ट रेजिस्टर, पहले रेजिस्टर को देखें तो इसके लिए V1 इक्वल होगा IR1। करंट सेम रहता है, मैंने बताया था अभी आपको करंट रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमेशा सेम रहेगा, करंट कभी चेंज नहीं होगा। इसी टाइप से निकालेंगे फॉर सेकेंड रेजिस्टर V2 इक्वल IR2, फॉर थर्ड रेजिस्टर V3 इक्वल IR3। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब ये सारी वैल्यूज हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। अगर हम लोग इस पूरे सर्किट का वोल्टेज निकालें यानी कि पोटेंशियल ऑफ होल सर्किट, पोटेंशियल ऑफ होल सर्किट, पूरे सर्किट का अगर पोटेंशियल निकालें तो V इक्वल IR होता है
उसके इक्वेशन नंबर 5 डालेंगे और ये वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पर v की जगह होगा IR, v1 की जगह IR1, v2 की जगह IR2, v3 की जगह IR3। I कॉमन ले सकते हैं हम लोग इस टर्म में, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 IR। I और I कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद में एक नया टॉपिक है जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अगर रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको देखिए समझते हैं। तो सबसे पहले एक रेजिस्टर है R1, इसके नीचे एक और रेजिस्टर लगाया जो कि है R2, इसको हमारा R2। इसके नीचे एक और रेजिस्टर लगाया जिसको मैंने नाम दिया R2। ये तीनों रेजिस्टर हो गए और इन तीनों रेजिस्टर्स को मैंने एक सेल से जोड़ दिया। एक इलेक्ट्रिक सेल है और ये अपना एक स्विच है, इससे मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैं ये की प्रेस करता हूँ वैसे ही इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I फ्लो करना स्टार्ट होगा और जैसे ही करंट I इस एक पॉइंट पर पहुंचा, मैंने सपोज किया ये पॉइंट A है, जैसे ही करंट I यहाँ पर पहुंचा तो करंट जो है वो तीनों वायर्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे करंट अगर इस वाले वायर में जाता है तो मैंने माना कि I1 करंट इसमें पास होगा, इस वाले वायर के लिए I2 करंट होगा और इस वाले वायर के लिए करंट I3 पास होगा। जब ये करंट I1 इस रेजिस्टर R1 से पास होगा तो यहाँ पर वोल्टेज बनाएगा, I2 यहाँ से पास होगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज बनाएगा, I3 यहाँ से पास होगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज बनाएगा। अब डिफरेंस ये है कि वोल्टेज V1, V2, V3 ना मान के अगर हम लोग वोल्टेज को V माने तो ऐसा क्यों? देखिए क्योंकि करंट को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना वर्क हुआ उतना ही करंट को यहाँ से यहाँ पर जाने में वर्क हुआ, उतना ही करंट को यहाँ से यहाँ पे जाने में वर्क हुआ। जब तीनों केस में वर्क सेम हुआ तो वोल्टेज जो होगा वो भी सेम होगा, लेकिन करंट जो है वो तीनों वायर्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिसकी वजह से जो करंट होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल करंट क्या होगा इस सर्किट का? टोटल करंट हो जाएगा, टोटल करंट I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, ये होगा टोटल करंट इस सर्किट का। अब देखिए अगर हम लोग बात करें पहले रेजिस्टर से कितना करंट पास हुआ, दूसरे से कितना करंट पास हुआ, तीसरे से कितना करंट पास हुआ, ऐसे अलग अलग हम लोग करंट की वैल्यू निकालते हैं। पहले सर्किट के लिए पहले रेजिस्टर के लिए निकालते हैं करंट की वैल्यू। तो फॉर फर्स्ट रेजिस्टर कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल IR। पहले रेजिस्टर के लिए I1 V सेम रहेगा तो यहाँ से आप निकालेंगे I1 इक्वल हो जाएगा V अपॉन R1। सेकेंड के लिए और थर्ड के लिए निकालेंगे इसी टाइप से सिमिलरली I2 इक्वल हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 इक्वल हो जाएगा V अपॉन R3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दिया। अब हम निकालते हैं इस पूरे सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है। यहाँ पर फॉर होल सर्किट पूरे सर्किट में निकालते हैं तो I इक्वल V अपॉन R, इक्वेशन नंबर 5 है। ये सारी वैल्यूज I1, I2, I3 और I सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या होता है? I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। V की I की वैल्यू V अपॉन R, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। यहाँ से अगर हम लोग V कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 V अपॉन R।
V and V will be cancelled from both sides और फाइनल आपको आंसर मिलेगा 1/r² 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक में या जो आपके पास मॉडल पेपर्स आते हैं एग्जाम आइडिया या अदर पब्लिशर्स जो हैं जो भी एसचंद या फिर जो भी पब्लिशर्स हैं उनमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और अगर आपको कोई भी डाउट है कैसा भी तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो इस नंबर पर आप उसकी फ़ोटो खींचकर सेंड करें, आपको 2 मिनट के अंदर आंसर मिल जाएगा और आप इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर कोई भी आपको डाउट लगता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट है फिजिक्स से रिलेटेड तो आप उसका मुझे बताइए, सेंड करिए फ़ोटो खींचकर, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। और नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करिए। धन्यवाद।